हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध के लक्षण अथवा विशेषताएं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रबंध के लक्षण अथवा विशेषताएं। तो मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अपने बताया था प्रबंध की विभिन्न परिभाषाएं। मैंने आपको पूरी 14 परिभाषाएं बताई थी प्रबंध की, जो विभिन्न विद्वानों ने दी थी उनके अनुसार। अभी उसी परिभाषाओं के आधार पर प्रबंध के लक्षण अथवा विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रबंध के लक्षण अथवा विशेषताएं। लक्षण को ही विशेषताएं बोलते हैं, विशेषता को ही लक्षण बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो पहला है प्रबंध का लक्षण, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। अब प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, इससे क्या अर्थ है? तो प्रबंध की प्रथम विशेषता यह है कि यह इसका उद्देश्यपूर्ण होना है। जैसे कि प्रत्येक संस्था या उपक्रम में उद्देश्य एवं लक्ष्यों की निर्धारण तथा उन्हें प्राप्त करने से प्रबंध का जो प्रत्यक्ष संबंध होता है वो उद्देश्य तथा लक्ष्यों को सामने रखकर ही उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यूह रचना यानी स्ट्रेटेजी की जाती है और उसे लागू किया जाता है। यही प्रबंध होता है। तो यही प्रबंध के उद्देश्य का पूरा सार है। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया आपका, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। दूसरा है आपका प्रबंध सामूहिक प्रयासों या समन्वय। प्रबंध सामूहिक प्रयासों का समन्वय है। तब इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक उपक्रम या संस्था में कार्यों का संपादन विभिन्न व्यक्ति समूह द्वारा किया जाता है। इन व्यक्ति समूह के कार्यों को समन्वय ही प्रबंध है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी एक मिल में कपड़े की धुलाई का कार्य एक श्रमिक समूह करता है, तो उसकी रंगाई का कार्य दूसरा श्रमिक का समूह करता है और छपाई का कार्य तीसरा श्रमिक का समूह करेगा। इन श्रमिक समूह के कार्यों में से इस प्रकार समन्वय करना कि प्रत्येक श्रम समूह को अपने कार्य को समयानुसार पूरा करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो, यही प्रबंध कहा जाएगा। तीसरा है आपका प्रबंध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के सदुपयोग से संबंध रखता है। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि एक संस्था या उपक्रम के समस्त मानवीय एक संस्था या उपक्रम के समस्त मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का संस्था एवं उपभोक्ता के हितों में सदुपयोग करना ही प्रबंध कहलाता है। अब भौतिक संस्था के साधन कौन कौन से हो गए? जैसे कि कच्चा माल हो गया, मशीन हो गई आदि, ये सभी भौतिक साधन रहते हैं। एक उद्योग के, एक संस्था के इन संसाधनों का संस्था एक उपभोक्ता के हित में सदुपयोग करना ही प्रबंध कहलाता है। इसमें वे सभी तकनीक तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं जो संसाधनों के सदुपयोग द्वारा न्यूनतम लागत पर वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करके उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करते हैं और सामाजिक कल्याण में वृद्धि करते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। अगला लक्षण है आपका फोर्थ नंबर का, प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तो इसका अर्थ ये है कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए योजना निर्माण, संगठन संरचना, समन्वय, कर्मचारी उत्प्रेरणा, निर्देशन व नियंत्रण का सहारा लिया जाता है। अर्थात किसी कार्य को कैसे किया जाए, क्या संगठन प्रारूप हो, कर्मचारियों को कार्य के लिए कैसे प्रेरित किया जाए तथा किस प्रकार उनके कार्यों का समन्वय व मूल्यांकन किया जाए, ये सभी प्रबंध के पहलू हैं जो एक संस्था के जीवन काल से निरंतर सोचे जाते हैं और कार्यान्वित किए जाते हैं। यही प्रबंध है। फिफ्थ पॉइंट है आपका प्रबंध सार्वभौमिक है। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रबंध सार्वभौमिक यानी कि सब जगह व्याप्त होता है प्रबंध। तो इसका अर्थ ये है कि प्रारंभ में प्रबंध शास्त्र को केवल व्यावसायिक अथवा औद्योगिक उपक्रमों तक ही सीमित रखा गया था, परंतु अब यह सार्वभौमिक हो गया है।
अब प्रबंध सिद्धांत गैर व्यावसायिक उपक्रमों जैसे अस्पतालों, शिक्षण संस्थाओं, क्लबों, हॉस्टलों तथा नागरिक प्रशासन तक में लागू होते हैं। इसी प्रकार प्रबंध के सिद्धांत अब विश्व के सभी राष्ट्रों, विकसित व विकासशील, प्रजातांत्रिक व साम्यवादी जैसे यूएसए व यूरोपीय देश, सोवियत रूस, भारत, चीन, जापान, सिंगापुर आदि में लागू हो गए हैं। इसलिए प्रबंध को सार्वभौमिक भी कहा गया है। 6th पॉइंट है आपका, प्रबंध एक आर्थिक तंत्र है। मतलब कि यद्यपि प्रबंध सिद्धांत व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक सभी उपक्रमों में लागू होते हैं, तथापि ये मूल रूप में आर्थिक पक्ष पर आधारित होते हैं। गैर व्यावसायिक उपक्रमों में भी प्रबंध का मुख्य उद्देश्य आर्थिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना ही होता है। 7th है आपका, प्रबंध विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक कार्य है। अर्थात एक उपक्रम में प्रबंध के कई स्तर होते हैं, जैसे कि सर्वोच्च प्रबंध, टॉप मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध, मिडिल लेवल मैनेजमेंट तथा प्रथम स्तरीय प्रबंध यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट। परंतु इन सभी स्तरों पर प्रबंधक वर्ग समय अनुकूल निर्णय लेकर श्रमिक समूहों में कार्य संपन्न कराते हैं। वास्तव में वे स्वयं कार्य नहीं करते हैं, बल्कि अपने श्रमिकों के समूह या फिर कर्मचारियों से कार्य संपन्न कराते हैं। 8th पॉइंट है आपका, प्रबंध साधारणतया स्वामित्व से भिन्न होता है। इसका अर्थ ये है कि संयुक्त स्कंद कंपनियों की दशा में अंशधारी स्वामी होते हैं, परंतु वे प्रबंधक नहीं होते। प्रबंधक वर्ग अंशधारियों की ओर से प्रबंध कार्य करता है। साझेदारी फर्मों तथा व्यक्तित्वों व गैर व्यावसायिक संस्थाओं में यद्यपि कुछ प्रबंधकीय कार्य स्वामी करते हैं, परंतु विशिष्ट कार्यों के लिए पृथक प्रबंधक ही रखे जाते हैं। 9th है आपका, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। अब इसमें आज बता रहे हैं कि प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों हैं। वो इस प्रकार है कि कर्मचारियों से कार्य संपन्न कराने संबंधी प्रबंधकीय व्यवहार एक कला है तथा कार्य संपन्न कराने में उपयुक्त प्रबंधकीय सिद्धांत एक विज्ञान का रूप है। इसलिए प्रबंध कला और विज्ञान दोनों ही माना जाता है। इसका विस्तृत विवेचन आपको लेसन 2 में बताऊंगी मैं, जो इसका लेसन 2 आएगा प्रबंध का, उसमें आपको पूरा विस्तार से दिया गया है। अब मैं आपको बताऊंगी प्रबंध की प्रकृति, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रबंध की प्रकृति, और उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक रहेगा प्रबंध के कला के रूप में। तो मैं आपको ये दोनों टॉपिक समझाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, और आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उस क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, अब हम हमारे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, प्रबंध की प्रकृति एवं प्रबंध कला के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, सी यू टुमारो।